4 तारीख के बाद हम लोग अगर लाउड स्पीकर चलाए गए तो उसके सामने हम लोग हनुमान चालीसा इस महाराष्ट्र में देश में लोग चलाएंगे, लाउड स्पीकर के ऊपर चलाएंगे, ये हम लोगों ने कहा था। उसके हिसाब से अगर महाराष्ट्र में आज का मुझे जो समझ आया है, जो सुबह मुझे बताया गया, उसके हिसाब से कुछ 1400 या 1500 कुछ मस्जिदें हैं और उसके ऊपर से 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह 5 बजे के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया वो नियम तोड़कर 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउड स्पीकर के ऊपर। मैं पूछ रहा हूं महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? आप हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं और इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? आपको मैं बता दूं कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा और इसके बाद भी जहां जहां पे ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डेसिबल का जो नियम बताया है, मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है कि 45 से 55 तक डेसिबल होना चाहिए लाउड स्पीकर का, 45 से 55 डेसिबल का लाउड स्पीकर होना चाहिए। इसका मतलब है हमारे घर में हम लोग जो मिक्सर लगाते हैं, ग्राइंडर मिक्सर जो लगाते हैं, उसका जो आवाज रहता है उतना आवाज, अगर इसके आगे जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं देख रहा हूं कि कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है, होगी या नहीं होगी, या सिर्फ हमारे ऊपर होगी। हम इस देश में महाराष्ट्र में शांतता चाहते हैं, कोई दंगा फसाद नहीं चाहते। हम सिर्फ चाहते हैं कि जैसे मस्जिदों के ऊपर है, अगर इलीगली अगर मंदिरों के ऊपर भी होगा वो भी निकालो आप। ये विषय सामाजिक है, ये धार्मिक विषय नहीं है, ये पहले समझ लो आप। और उसके हिसाब से मुझे लगता है किसी भी सरकार को इस देश में, किसी भी राज्य सरकार को या वहां की पुलिस को इस तरह की एक्शन उनको लेनी चाहिए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट इसके आगे क्या करने वाली है ये भी मुझे देखना है। कि एक बार फैसला सुना देती है आप, और फैसला सुनाने के बाद अगर नीचे जो सरकारें हैं वो उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर फायदा क्या है सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, डिसीजन के बाद अगर सरकारें नहीं मानती तो क्या करेंगे आगे? और जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है। और इसके लिए आंदोलन है, ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये चालू रहेगा जब तक ये आवाजें लाउड स्पीकर बंद नहीं होते, तब तक ये चालू रहेगा। ठीक है? वो तो बात आप बता ही रहे, लेकिन ये जो राज ठाकरे की खास तौर से राजनीति महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या है दो भाइयों का झगड़ा है, वो मेरे को क्या करना है उसमें? हमारा बोलना इतना है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर सुप्रीम है, पीस को हमेशा बरकरार रखना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी पीस को मेंटेन करने की ये 1 in 3 सरकार जो है इनकी जिम्मेदारी है और पुलिस की भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है और जनता की भी जिम्मेदारी है। मगर प्राइमरी जिम्मेदारी जो है वो यहाँ की सरकार की है, वो महाराष्ट्र के पीस को मजबूत रखे, उसको बरकरार रखे। ये इनको हम इतना ही कहना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर 144 धारा लगाई कुछ दिन पहले औरंगाबाद में, और उसके बाद इस तरह की राजनीतिक रैली को इजाजत दी जाती है। दोहरे मापदंड पुलिस प्रशासन या सरकार के आपको लग रहा है कि एक तरफ कहा जाता है कि दंगे भड़क जाएंगे और दूसरी तरफ इस तरह की रैली की इजाजत दी जाती है? आप बोलिए इस बात, ये तो आपका लोकल क्वेश्चन है। बेसिकली हम तो यही मानते हैं कि शहर के बीचों बीच जो रैली की परमिशन दी गई है, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था अगर किसी दूसरी जगह के ऊपर बहुत सारे सुझाव आए थे, लेकिन जानबूझकर ये महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय और एनसीपी पार्टी की तरफ से ऊपर से आदेश आया है कि ये सांस्कृतिक मंडल के ऊपर है तो ये जगह दी जाए करके। तो अगर शहर में ये जानते हुए कि ईद का माहौल है, इतने सारे लोग बाजारों के अंदर है, बच्चे हैं, औरतें हैं, सब
बाजार के अंदर है। भी आने वाला है ना, अक्षय तृतीया वो- अक्षय मतलब सारे त्योहार का जो है 2 साल के बाद है, तो लोग है तो मार्केट के अंदर आए हैं, दुकानदार जो है वो पूरा अपना सामान भर के रखे हुए हैं, और ऐसे माहौल के अंदर उन्होंने यहाँ पर परमिशन देना कहीं ना कहीं ये एक ऐसी एक चाल चली जा रही है जिसके अंदर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि शहर का माहौल खराब हो, जिले का माहौल खराब हो, हमने परमिशन दे दिया तो आओ भाषण दो और आपको क्या करने का है करके। तो ये बहुत ही आपको लगता क्यों है कि माहौल खराब होगा राज ठाकरे के स्पीच के बाद में? देखिए, ऐसे मुद्दे उठाएंगे वो कि जो माहौल खराब हो जाए? नहीं, देखिए ऐसा नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ना सिर्फ औरंगाबाद, महाराष्ट्र प्रदेश में वो पीस को बरकरार रखे, वो उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि परमिशन देना नहीं देना वो उनका प्रोगेटिव, हमारा नहीं है। अब उनको इस जिम्मेदारी को निभाने की जरूरत है। नहीं, लेकिन आप जिस प्रकार बार बार आपके बोलने में महाराष्ट्र सरकार का जिक्र आ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार क्या आपको लगता है, क्योंकि राज ठाकरे ने उनकी जो गुड़ी पड़वा रैली थी उसमें भी लाउड स्पीकर के बारे में जाहिर तौर पर बात की, जिससे 2 गुटों में हिंसा हो सकती है, साथ ही साथ उत्तर सभा करके थाना में ली थी उसमें भी ली है, तो आपको फिर भी महाराष्ट्र सरकार से उम्मीद लग रही है क्या इस मामले में? तो आपको लगता है उसी वक्त एक्शन लेनी चाहिए थी, ऐसा लगता है, या आप मांग करना चाहोगे? हमारा मानना ये है और हमारा डिमांड ये है कि आप अगर किसी को परमिशन देते हैं तो आपको ये देखना जरूरी है कि जहां भी आप परमिशन दे रहे हैं वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, कोई ब्रीच ऑफ पीस ना हो, ये उनकी जिम्मेदारी है और हम उम्मीद करते हैं कि वो इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। सर, इसमें एक बात देखी गई है कि भाजपा का हिंदुत्व खराब बताने के लिए उनको मुसलमानों पर अटैक करना पड़ा। क्या फिर से बोलिए? भाजपा को उनका हिंदुत्व सही है बताने के लिए उनको मुस्लिम पे अटैक करना पड़ा, फिर बाद में शिवसेना आई, उन्होंने वही नीति दोहराई, अभी मन से भी आकर वही करिए। कल जलील साहब से मैंने यही सवाल पूछा था तो उन्होंने बताया कि किसी को अपना हिंदुत्व अगर बताना सही है तो मुस्लिम कम्युनिटी को पंचिंग बैग बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? सॉफ्ट टारगेट बना के है तो ये नहीं, किसी माइका लाल में हिम्मत नहीं है कि हमारे को पंचिंग बैग बना सके, याद रखो आप। नहीं, सुनिए आप, नहीं, सुनिए, हम पंचिंग बैग नहीं है, हम इंसान हैं, भारत के नागरिक हैं। अगर कोई ये समझ रहा है कि पंचिंग बैग है तो ये गलत समझ रहे हो लोग। हमारा मानना ये है कि देश की जो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें पूरी कोशिश ये हो रही है कि सबसे बड़ा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर कौन मानने वाला है, तो उसमें कांग्रेस भी रेस में है, भाजपा है, शिवसेना है, आप पार्टी है, एनसीपी है, समाजवादी पार्टी है, सब ये दिखाना चाह रहे हैं कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी में हम सबसे आगे हैं। तो वो कंपटीशन हो रहा है, उसका वो हो रहा है, वो बिल्कुल सही देख रहा है सुप्रीम कोर्ट, मगर उनका ये कॉल करना, मेरे को कोई ना उनसे मोहब्बत है पॉलिटिकली, ना जिसके घर पे जा रहे थे उनसे मेरे को पॉलिटिकली मोहब्बत है, मगर अगर हर कोई ये बोलेगा कि नहीं मैं अब इम्तियाज जलील घर के सामने मैं करूंगा, तो मेरे घर के सामने क्यों आएंगे भाई आप? नहीं सर, आप तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी जो ऑब्जर्वेशन किया है कि आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप पे भी एक जिम्मेदारी है होती, आप प्रोटेस्ट करिए, प्रोटेस्ट करने से किसको कौन रोकते हैं आपको? अगर हम और मैं और इम्तियाज जलील अब एक कॉल कर देंगे कि जितने बीजेपी के नेताओं के घर है हम जाके वहां कुरान पढ़ेंगे, तो रीजनेबल नहीं है ना ये, तो आप भी उसको देख के करिए। सिडिशन का चार्ज लगा देना। आप चूंकि मेरा नहीं, मैं कोई प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं हूँ, ना मैं कोई लीगल ईगल हूँ मैं, वो तो मगर मेरे छोटा मोटा जो लॉ मेरे को मालूम, सेडेशन चार्ज लगाने से प्रूव नहीं होता, क्योंकि मुझ पर भी चंद्रबाबू नायडू 1996 में और 98 में मेरे को सेडेशन लगाए थे, प्रूव ही नहीं कर सकते आप, सिवाय इसके कि दगा दिए पेपर में, मीडिया में आप लोग उछाल देते, बट सुप्रीम कोर्ट राइटफुली उसको अभी एग्जामिन कर रहा है। सर, महाराष्ट्र के प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटिल, उन्होंने कुछ दिनों पहले मीडिया में एक बयान दिया था कि जो माहौल महाराष्ट्र में चल रहा है, इस माहौल में अभी ओवैसी की एंट्री होगी और ये माहौल खराब करने की साजिश चल रही है राज ठाकरे, ओवैसी हो या तमाम पार्टियों द्वारा।
ऐसा है ना, अब उनको ख्वाब में भी मैं आ रहा हूं तो मैं क्या कर सकता हूं। अब वो पहले बता दे कि बीजेपी में कब जाने वाले हैं वो लोग। तो क्या अजीत पवार मेरे से पूछ के गए थे वोट लेने? अगर उनकी बात सच है, मैं चैलेंज कर रहा हूं उनको, अजीत पवार मेरे से पूछ के गए थे क्या फडणवीस को, तू बन जा मैं बन जाऊं, तू दोनों जो शादी कर लिए थे थोड़े दिन के लिए, एक दिन के लिए था, घंटों के लिए जो शादी, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस भी नहीं था वो मेरे से पूछ के करे थे दोनों। ऐसा हो गया माहौल कि अगर मैं आ रहा हूं बोले तो इनको रात में नींद खराब हो जाती है इनकी। तो अब वो कहते बोलते, अरे तुम सरकार में है, आप क्या कर रहे? आप सरकार में, आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ ना। ओवैसी जी, संजय राउत जब राज ठाकरे की आलोचना करते हैं, उनका कहना है कि राज ठाकरे ये हिंदू ओवैसी है। इस बात को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, खींचे जा रहे हैं। अब देखिए ना, मेरे बाप का नाम ओवैसी है, अब्बा का नाम ओवैसी है। अब संजय राउत ऐसा क्यों बोल रहे मेरे को नहीं मालूम। उनको नहीं बोलना चाहिए ऐसा, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए संजय राउत को। ऐसा है ना, संजय राउत तो उस घराने से ताल्लुक है उनका, वो जिम्मेदार आदमी है। अब संजय राउत अगर अपने लीडर के घर का फ्रस्ट्रेशन मेरे पे क्यों निकाल, मेरे को उससे क्या करना है? वो भाई भाई का झगड़ा है ना, तुम बिठा के मिला दो उन लोगों को। अरे ओवैसी ओवैसी ये सब क्या, तुम क्या जो तुम बीजेपी के साथ इतने साल जो हनीमून मनाए वो क्या था? मोदी को वोट दो बोले आप 2014 में 19 में, वो क्या था? तुम तो 370 पे साथ दिए। तो ये बकवास है ये, और क्या है?